एवरीवन, आज हम लोग मेंस का क्वेश्चन करेंगे। तीन जीएस पेपर 1 से और 3 जीएस पेपर 2 से करेंगे। अभी जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 है। जाति भारतीय राजनीतिक में एक भूमिका निभाती है। भारतीय राजनीतिक में भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण दीजिए। ये प्रीवियस ईयर कब का है? 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। जीएस पेपर 2 में इसका उत्तर देखेंगे। जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न हिस्सा रही है और इसने भारतीय राजनीति को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। जाति एक सामाजिक संरचना के रूप में काम करती है जो राजनीतिक और विकासात्मक मुद्दों को प्रभावित करता है। पिछले दशकों में जाति की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आंदोलनों और नीति हस्तक्षेपों से प्रभावित हुए हैं। भारतीय राजनीतिक में जाति की प्रारंभिक भूमिका देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद पहले कुछ दशकों तक जाति का राजनीतिक प्रभाव उतना स्पष्ट नहीं था। क्या उतना स्पष्ट नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) जैसे दलों ने जातिवाद को कम करने और एक जाति रहित समाज की दिशा में कदम बढ़ाने की कोशिश की। जैसे आईएनसी क्या जाति रहित राजनीति में कदम उठाया, लेकिन भारतीय समाज में जाति की गहरी जड़ें होने के कारण यह प्रभाव धीरे धीरे जारी रहा और वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक विचारों पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। जाति राजनीति का उदय 1960 से 1980। जाति राजनीति का उदय कब हुआ था? 1960 से 1980 में। आरक्षण की नीति विशेष रूप से अनुसूचित जातियों SC/ST और अनुसूचित जनजाति ST/ST और पिछड़े जातियों OBC/SC के लिए जातिवाद राजनीति के उभार का एक प्रमुख कारण बनी। इन नीतियों ने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे और समूहों को सशक्त बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप जातिवाद राजनीतिक दलों का क्या हुआ? गठन हुआ। राजनीतिक दलों का गठन हुआ। क्षेत्रीय और जातिवाद दलों का उदय हुआ 1970 से 1980 के बीच में। देखेंगे भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, कौन? BSP, बहुजन समाज पार्टी। उसके बाद सपा पार्टी SP और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल RJD ने दलितों और पिछड़ों वर्गों को जातिवाद संबंध गठबंधन स्थापित किया। इससे राजनीतिक जातीय एकजुटता की ओर बढ़ी, जहां नेता विशेष जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगे। 1990 से 2000 के दशकों में जातिवाद की बदलती भूमिका। आर्थिक उदारीकरण और शहरीकरण। 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के साथ शहरीकरण बढ़ा और विकास पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि जातिवाद राजनीति ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाए रखा। शहरी मध्यवर्ग के आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया और जाति की बजाय विकासात्मक मुद्दों पर वोट किया गया। विकासात्मक मोड पर क्या किया गया? 1990 से 2000 तक में। अब गठबंधन राजनीतिक। एक पार्टी शासन कांग्रेस गठबंधन राजनीति की ओर बदलाव ने जातिवाद की भूमिका को और अधिक स्पष्ट किया। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा और राज्यों में जातिवाद आधारित गठबंधन बनाना आवश्यक हो गया। समकालीन भारतीय राजनीतिक में जाति का प्रभाव देखेंगे। जाति आधारित एकजुटता क्या था? आज भी जाति भारतीय राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक नेता जाति आधारित इस एकजुटता का इस्तेमाल करते हैं ताकि वोटों का संकलन किया जा सके। हालांकि जाति आधारित राजनीति अब उतनी कठोर नहीं रही जैसे पहले थी और राजनीतिक में कई दल अब जाति से परे जाकर विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। नई शहरी राजनीति। जैसे जैसे भारत का मध्यम वर्ग बढ़ा,
खासकर शहरी क्षेत्रों में जातिवाद का प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ। यहाँ लोगों ने आर्थिक विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। फिर भी जाति कई ग्रामीण इलाकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ जातिवाद आधारित पहचान मजबूत रहती है। यह विकास के तर्क ने जाति के चरित्र को प्रभावित किया। आर्थिक विकास बनाम जातिवाद राजनीतिक। जबकि जबकि आर्थिक विकास ने कुछ सामाजिक बदलाव लाए हैं, लेकिन यह जातिवाद को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सका। विकास ने शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने में मदद की, लेकिन जातिवाद आधारित पहचान अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है। विकास और जाति ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसे देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ जाति की पहचान मजबूत है। विकास का तर्क इसे जाति को पूरी तरह हटा नहीं पाया। यहाँ जातिवाद पर आधारित वोटिंग, व्यवहार और सामाजिक संबंधों पर जाति का प्रभाव अब भी देखने को मिला है। आरक्षण और सामाजिक न्याय। शहरी क्षेत्रों में भी शिक्षा और रोजगार में जाति आधारित आरक्षण का एक प्रमुख बहस विषय है, जहाँ कुछ लोग मानते हैं कि जाति आधारित आरक्षण सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। वहीं अन्य का मानना है कि आर्थिक विकास एक आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस बहस में विकास के तर्क और जातिवाद का सामना होता है। जाति भारतीय राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही और पिछले दशकों में इसके राजनीतिक प्रभाव में बदलाव आया। जाति अब केवल एक सामाजिक पहचान नहीं रही, बल्कि यह एक राजनीतिक उपकरण बन गई है, जिसका उपयोग वोटों के संकलन के लिए किया जाता है। जबकि आर्थिक विकास और आधुनिकता ने जातिवाद की राजनीति को कुछ हद तक कम किया है, फिर भी जाति की पहचान और उसके प्रभाव को पूरी तरह से नकार नहीं सका। इसलिए जबकि विकास का तर्क महत्वपूर्ण है, जातिवाद भारतीय राजनीतिक में अभी भी एक शक्तिशाली कारक बना हुआ है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मेंस का है, घटना चक्र का बुक है। अच्छा, अब 48वां में और 42वें बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में आया है। जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस युक्ति की व्याख्या बिहार के संदर्भ में करना। अब कहाँ करना है? पहले कहाँ के बारे में करना था? भारत के बारे में। अभी कहाँ के बारे में हम बात कर रहे हैं? बिहार के बारे में। जाति एवं वर्ग भारतीय समाज में महत्वपूर्ण अंग है। जाति एक व्यापक पदानुक्रमित संस्थागत व्यवस्था को संदर्भित करता है, जिसके साथ जन्म, विवाह, भोजन बंटवारे आदि जैसे बुनियादी सामाजिक कारकों को रैंक और स्थिति के पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये उप विभाजन पारंपरिक रूप से व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और अन्य उच्च जातियों और निचली जातियों के संदर्भ में सामाजिक संबंधों को तय करते हैं। वस्तुतः वर्तमान समय में भारतीय राजनीतिक में जाति एवं वर्ग ने प्रभावशाली स्थान पर प्राप्त कर लिया है। विभिन्न जातियों के संगठन वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी जाति को वोट बैंक मान रहे हैं। राजनीति को क्या माना है? वोट बैंक मान रहे हैं। इसने तथाकथित इसे निम्न मानी जाने वाली जातियों को संख्यात्मक प्रधानता के आधार पर राजनीतिक रूप में प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरव तलब है कि राजनीतिक दल अक्सर निर्वाचन क्षेत्रों में जाति एवं वर्ग संरचना को ध्यान में रखकर ही चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करते हैं। कभी यह भी देखने में आया है कि कई जातियां अपने स्थिति को बेहतर बनाने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में राजनीति का उपयोग कर रही है। बिहार में राजनीति में यादव, मुस्लिम और भूमिहार ब्राह्मण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? यादव, मुस्लिम, भूमिहार ब्राह्मण।
बिहार ने हाल ही में के वर्षों में काफ़ी विकास किया है, उसके बावजूद जाति जाति एवं वर्ग राज्य में राजनीतिक विमर्श और चुनावी स्थिति का अभिन्न अंग है बने हुए हैं। वस्तुतः बिहार में जाति जाति मैट्रिक्स में वर्तमान राजनीतिक स्थिति की जड़ें 1980 के दशक के की उत्तरार्ध की मंडल राजनीतिक और उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग से संबंधित प्रयोगों में खोजी जा सकती है। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से नौकरियों में आरक्षण के लिए पिछड़ी जातियों की एक नई श्रेणी का निर्माण के कारण उत्तर भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण मंथन हुआ है। पिछड़े वर्गों ने शक्तिशाली उच्च जातियों को राजनीतिक सत्ता को पदों प्रतिस्थापित किया है, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। बिहार और उत्तर प्रदेश में। अतः यह कहा जा सकता है कि मंडल आंदोलनों के बाद बिहार में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व में क्या देखेंगे? परिवर्तन। फिर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ है। व्यापक जनाधार वाले क्षेत्रीय नेताओं का उदय विशेष रूप में समाज के निचले तबके जैसे पिछड़ी जातियों, दलित, आदिवासी, मुस्लिम आदि। फिर स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के राजनीतिक इतिहास को 3 विभिन्न चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1947 से 1967। राजनीतिक चरण को कितना भागों में बांटा गया है? 3 चरण को। 1947 से 67 कांग्रेस के वर्चस्व का काल ऊंची जातियों का प्रभाव रहा। कब से कब तक? 1947 से 1967 तक के। द्वितीय चरण 1967 से 1990 संक्रमण काल, कांग्रेस एवं ऊंची जातियों के प्रभाव में कमी, निचली जातियों का निरंतरता उभार हुआ। कब से? 1967 से 1990 तक के। 1947 से 1967 तक के का ऊंची जातियों और कांग्रेस के वर्चस्व रहा बिहार में। लेकिन 1967 से 1990 तक के देखेंगे तो ऊंची जाति और कांग्रेस का वर्चस्व घटा, लेकिन निचली जातियों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ा। तीसरी चरण 1990 से अब तक देखेंगे। कांग्रेस पार्टी एवं ऊंची जातियों का बिहार की राजनीति में हाशिए चल जाना। वस्तुतः बीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में राजनीतिक प्रारंभ होने के संकेत मिलने लगे थे। दूसरी तरफ 1990 के पश्चात बिहार सहित कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी बढ़ रहा था। 1990 के बिहार विधानसभा चुनावों में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल सरकार का गठन हुआ। किसका? जनता दल सरकार का गठन हुआ। इसके पीछे प्रमुख रूप से पिछड़ी जातियों के वर्ग के लोगों ही थे। सबसे रोचक तथ्य है कि 1990 से 1999 तक लालू राबड़ी शासनकाल में विकास कार्य नहीं होने पर भी राजद को गरीब एवं पिछड़ी जातियों का लगातार समर्थन एवं विरोधाभास है, जो दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में जाति एवं वर्ग कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त उपयुक्त विरोधाभास का विश्लेषण राजनीतिक पहचान एवं सामाजिक न्याय को आधार बनाकर किया जाना है। 2005 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की जीत हुई। यह चुनाव बिहार के लिए न केवल एक राजनीतिक युग की शुरुआत थी, बल्कि इसने बिहार के नए सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन की नींव रखी। एक ध्यान देने योग्य बात है कि बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव तथा 2014 के लोकसभा चुनावों को आधार बनाकर कहा जाता है कि जातिवादी गठबंधनों पर विकास के राजनीतिक की जीत हुई। परंतु अगर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि राज्य में जातियों का परंपरागत निष्ठा में बदलाव तो आया है, पर यह विकास हेतु जाति की पूर्णता नकारने का मामला नहीं है। 2015 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन की विजय का कारण काफ़ी हद तक जाति आधारित राजनीति ही था।
अतः उपयुक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि जाति एवं वर्ग भारतीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है कि बिहार की चुनावी राजनीतिक में वर्तमान समय में भी जाति एवं वर्ग का प्रभाव बना हुआ है। पिछड़े एवं जातियों खुला है। वर्ग एवं जातिगत राजनीति के सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों का राजनीतिक सशक्तिकरण, जाति आधारित अनेक संगठनों की स्थापना जिनमें दबाव समूह प्रमुख है। पिछड़े वर्गों को राजनीतिक भागीदारी में उनमें आत्मविश्वास की भावना आई है। यह सार्वजनिक जीवन में भेदभाव कम हुआ है। सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत हुई है। लोकतंत्र व्यवस्था में जन भागीदारी बढ़ी है। नकारात्मक प्रभाव, जाति एवं वर्ग आधारित संकीर्ण राजनीति की शुरुआत से व्यापक राष्ट्रीय हितों एवं विकास के हितों की उपेक्षा और जातिगत हितों की प्रधानता की गई है। जाति आधार पर प्रशासकों की नियुक्ति से प्रशासनिक तटस्थता को खतरा बना रहता है। इससे जाति के आधार पर भारतीय समाज का विभाजन होता है, जिससे राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को खतरा पैदा होता है। जाति आधारित वोट बैंक की राजनीतिक में अपराध एवं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि जातियाँ लगातार सशक्त हो रही है और भारतीय राजनीति के संदर्भ में अपनी भूमिका को निरंतर गतिशील बना रही है। चुनावी राजनीतिक, आर्थिक विकास और संस्कृति परिवर्तन के माध्यम से इसका आधार और कार्यप्रणाली लगातार बदल रही है। भारतीय संविधान में समानता को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के आरक्षण और कल्याणकारी उपायों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इन उपायों को निसंदेह कुछ सेंध लगाई है, लेकिन जाति रूपी संस्था खत्म नहीं हुई है। ये तो हो गया जीएस पेपर 2। अब जीएस पेपर 1 देखेंगे। देखिए जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1। भारत के लिए रूस की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। भारत और रूस के संबंध जैसे स्पष्ट करना है। रूस भारत का सर्वकालिक मित्र रहा है। वर्ष 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? 1965 में, 1971 में हुआ था। के दौरान कश्मीर मुद्दों एवं भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के समय भी रूस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का समर्थन किया। वर्ष 2024 में भारत एवं रूस के बीच वार्षिक बैठक की आयोजित हुई। 2024 में वार्षिक बैठक हुआ था। भारत और रूस के संबंधों को पिछले कुछ वर्षों में बदलाव देखा गया है। हालांकि यह बदलाव संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों, विशेषकर सैन्य संबंधों के कारण है। यही कारक है कि रूस का झुकाव पाकिस्तान और चीन की ओर बढ़ता जा रहा है, जो सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक गंभीर विषय है। भारत के लिए रूस की प्रासंगिकता को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे रूस आज भी, पॉइंट नंबर 1, रूस आज भी भारत के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हाँ। पॉइंट नंबर 2, अफगानिस्तान ने नाटो और अमेरिका सेना की नाटो और अमेरिका सेना की वापसी के बाद बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रूस भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, रूस की मदद से भारत अपनी ऊर्जा की प्रचुर आवश्यकताओं को लागत प्रभावी मूल्यों पर पूरा कर सकता है। पॉइंट नंबर 4,
भारत को रूस से अंतरिक्ष सहित भविष्य की विविध प्रौद्योगिकी में सहयोग की आवश्यकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के लिए भारत को रूस के समर्थन की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 6, भारतीय उद्योगों में फार्मास्यूटिकल, विनिर्माण वस्तुएं, डेयरी उत्पाद, मांस आदि के लिए रूस प्रमुख बाजार हो सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 7, भू राजनीतिक रूप से भारत के क्षेत्रीय हितों के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की योजनाओं के संदर्भ में रूस शांति संतुलनकारी की भूमिका निभा सकता है। पॉइंट नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे के विकास और मध्य एशिया के देशों से व्यावसायिक संबंध बढ़ाने में भी रूस भारत की मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 8, भारत और उसके संबंध बहुध्रुवीय विश्व के सपने को पूरा करने के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार भारत के लिए रूस जितना कल प्रासंगिक था उतना आज भी है। बस जरूरत है कि इस मित्रता में आयाम गढ़ने की, ताकि दोनों देश अपने हितों की रक्षा के साथ साथ विश्व शक्ति के रूप में उभर सके। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, भारत और चीन के मध्य विवाद के प्रमुख विषयों की पहचान कीजिए। भारत और चीन का विवाद क्या क्या है? चीन भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। दोनों देशों के संबंध में अति प्राचीन एवं मधुर रहे हैं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के पश्चात दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण